हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक कवर कर लिए थे। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन है क्या। इसमें ये कह रहा है कि हमारा साझा भविष्य नामक एक पुस्तक का संबंध है किससे? संसाधनों के आयात से, संसाधनों के संरक्षण से, संसाधनों की खोज से, या ये सभी। तो जो ये पुस्तक लिखी गई थी हमारा साझा भविष्य, ये इस कारण से लिखी गई थी कि हम अपने रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकें, यानी संसाधनों को संरक्षित कर सकें। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी हमारा साझा भविष्य नामक पुस्तक का संबंध संसाधनों के संरक्षण से है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के निम्न भू क्षेत्र में खनिज के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है मैदानी इलाका, पठारी इलाका, पर्वतीय, या ये सभी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी जो पठारी इलाका होता है, जो पठारी क्षेत्र है, उसमें खनिज के अधिक मात्रा पाई जाती है, यानी मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16। भारत का निम्न भू क्षेत्र कुछ 12 मासी नदियों के प्रवाह को निश्चित करता है। यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके कारण हमें कुछ पूरे सालों साल बहने वाली नदियों का प्रवाह मिलता है? आपके सामने ऑप्शन है मरुस्थलीय यानी डिजर्ट, पठारी इलाका, मैदानी, या पर्वतीय। जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि जो पर्वतीय नदियां हैं, जो पर्वत पे ग्लेशियर हैं, उन्हीं के पिघलने के कारण हमें कुछ ऐसी नदियां जो हमें साल के 12 महीने बहती हुई मिलेंगी। फिर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 26.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.4 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर, या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का कुल क्षेत्रफल है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, निम्न राज्यों में 80% भूमि पर कृषि की जाती है। यानी जो इस राज्य का क्षेत्रफल है, पूरे क्षेत्रफल के 80% भाग पे हम केवल कृषि करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पंजाब और हरियाणा, मिजोरम और मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश, या ये सभी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जितनी भूमि है उसके 80% भूमि पर वो लोग वहाँ की खेती करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न प्रदेश में से 10% से कम क्षेत्र पर खेती होती है? पंजाब, मणिपुर, मिजोरम, या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी मिजोरम राज्य के पास अपनी जितनी क्षेत्रफल है वो उसमें से केवल 10% क्षेत्रफल पर भी खेती नहीं करते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हमारे देश में जो राष्ट्रीय वन नीति है 1952 में बनाई गई थी, उसके द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वंचित हैं? यानी इतने प्रतिशत क्षेत्र वन के लिए निर्धारित किए गए हैं कि उतने कम से कम आपके पास होने चाहिए। पहला ऑप्शन है 19%, 22%, 29%, या 33%। तो उसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी हमारे भारत में जितना क्षेत्रफल है उसका 33% जंगलों के लिए होना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में इस वक्त केवल 20% क्षेत्रफल पूरी आबादी का जंगलों के लिए निर्धारित है। मतलब इस वक्त केवल 20% आबादी पर ही जंगल है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 21। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है किससे? लाल मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से, लेटराइट से, या शुष्क मिट्टी से। तो उसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी जो अपने आसपास की यूपी, बिहार और पंजाब, हरियाणा की जो नॉर्थ इंडिया की जितनी ज़मीनें हैं वो जलोढ़ मिट्टी से बनी है, और इसमें हम गेहूं और चावल आसानी से उगा सकते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी। उसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास यानी कॉटन की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और केरल में लाल लेटराइट मृदाएं निम्न फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। मतलब ऐसा मानना है कि कॉफ़ी, गेहूं, चाय, या काजू, इन चारों में ऐसा क्या है जो तमिलनाडु और केरल में आसानी से लेटराइट मिट्टी पर उगाए जा सकते हैं? तो वो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी काजू जो होता है वो लेटराइट मिट्टी पर बहुत आसानी से उगता है, और लेटराइट मिट्टी काजू उगाने के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है?
ऐसी मृदा, ऐसी मिट्टी जिसमें हम अनाज या कोई भी चीज़ काफ़ी आसानी से उगा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है लाल, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी जो अपनी यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी है, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, इसीलिए जो ज़्यादातर गेहूँ और अनाज, चावल जैसी मुख्य फसलें अपने इधर ही उगाई जाती हैं। फिर अगला प्रश्न है, समोच्च जुताई की जाती है। ये जुताई का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम सीढ़ी वाली जुताई करते हैं। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। रेतीली भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर, समतल भूमि पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी जो समोच्च जुताई होती है वो ढाल वाली भूमि पर की जाती है। क्योंकि आप इस फिगर में आसानी से देख सकते हैं, जो आपके सामने पिक्चर है, इसमें जो पहाड़ होते हैं या जो ढाल वाली ज़मीन होती है उनको हम काटकर सीढ़ी के तौर पे बना देते हैं, जिससे कि अगर पानी ऊपर से बहे तो वो इस सीढ़ी पे आके रुक जाए, इस सीढ़ी पे। क्योंकि जब हम एक बराबर ढलान दे देंगे तो पानी और मिट्टी बह के सबसे नीचे आ जाएगी और हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। फिर अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 26 है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्र में या रेगिस्तानी क्षेत्र में। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो अपना उत्तर भारत है, जो अपना नॉर्थ इंडिया, जो अपना मैदानी क्षेत्र है, इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा जैसे मैदानी क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी मैदानी क्षेत्रों में ही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न आता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन यानी हवा के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा, नदियों द्वारा या हिमानी द्वारा। तो इसका सही उत्तर है वो है नदियों द्वारा, क्योंकि अपने यूपी, पंजाब, बिहार में जितनी बहती हुई नदियां हैं उन्हीं के कारण जलोढ़ मिट्टी बनती है और उसी के कारण यहाँ की जमीन ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। फिर अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? रबड़, तंबाकू, गन्ना या कपास। जैसे कि अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था, जो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो पूछी गई थी वो थी, सही ऑप्शन था उसका काली मिट्टी। तो इस प्रश्न में भी हम ये कह सकते हैं कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कपास की खेती के लिए काली मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? चाय, रबड़, कपास या गेहूं। तो जैसे कि हमने बताया कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो अपने आसपास यानी यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा इन सभी इलाकों में पाई जाती है। इसका मतलब जो यहाँ पर गेहूं सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और जलोढ़ मिट्टी गेहूं उगाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है और हम आपसे यही अपील करते हैं कि हम हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करते जाएं, और आपको अदर क्लास 10th के सोशल साइंस से जुड़े और भी कोई चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप इसके एक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।